तो अब बेटा एक्सरसाइज 9.1 1 से लेकर के 6 तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से हो गया था 6 वाला, तो है ना। इसके बाद 7 से 10 तक 7th डाउट में। चलो भाई, लेट क्यों इतना है? अच्छा, आज हम ये सारा खत्म कर लेंगे, फटाफट बच्चों नोट करते रहना। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हो बेटा? कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20-meter हाई बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया, सही है, और एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाई है, एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाई है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, सपोज यहां से हम शुरुआत कर देते हैं ट्रांसमिशन टावर की। ये इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इसने पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। मान लो पॉइंट ए है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, मान लो मैं इसका नाम रख देता हूं बी पॉइंट, ये सी और ये डी। तो बॉटम कौन से पॉइंट पर है बेटा ट्रांसमिशन टावर का? सी पॉइंट पर, सी पर है ना। ये तो बिल्डिंग हो गई, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर डीसी लगा हुआ है। तो ए से पहले हम किसको देखते हैं? सी को। तो ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री, है ना। 45 एंड 60, तो पहला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का पहला एंगल बन रहा है। सेम पॉइंट से हम टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को देख रहे हैं, सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे बनाना है 60 डिग्री का। तो कहां बनेगा? लाइन ऑफ साइट देखनी होगी हमें और हॉरिजॉन्टल देखना होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं, बीच में एंगल नहीं बनाना, समझ गए हो ना। ये गलती तो अब किसी से नहीं होनी चाहिए। तो एंगल कितने डिग्री का बन गया? एंगल बन गया 60 डिग्री का, ये एंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछता है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है? मुझे ये डीसी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। सही है। तो अब बताओ कौन कौन सी ट्राइंगल का यूज होगा, पहले ये बात बताओ। एबीसी और एबीडी। तो हम आ गए इन ट्राइंगल एबीसी। अब देखो बेटा, जैसे ये 20 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, तो इस 20 मीटर से ये जो AB है ये डायरेक्टली निकल सकता है, और यही AB यूज हो रहा है बड़ी वाली ट्राइंगल में भी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि मैं पहले ABC करके यहां से इस x की वैल्यू को निकाल लेता हूं, फिर उस x की वैल्यू को वहां यूज करके h निकाल लेता हूं। बात समझ में आ रही है? अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? वेरिएबल में रिलेशन ढूंढते हैं, फिर वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC। हमारे पास आ गया BC अपॉन AB। तो ज्योति कौन सी रेशो बनी? BC अपॉन AB। पहले तो बता रेशो कौन सी है ये? जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्या है ये? बता, रेशो बता, सोच क्या रही, बता।
अब बेटा ध्यान से सोच कि जब, एक मिनट, जब इतनी सी बात हमें नहीं पता चल रही है इतने महीनों में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? खुद को शर्म आनी चाहिए। ये सोच ले तू कि हम रेशो ही नहीं बता पा रहे, जबकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, अभी पूरी के पूरे एग्जाम्पल्स कराए हैं। तो क्या उम्मीद करते हो आप अपने आप से? कितने नंबर लाओगे आप? समझ में आ रहा है? अगर इंसान अपना पास होना भी ना लक्ष्य बनाए तो क्या फायदा है उसका जीवन जीने का? कि कम से कम ये तो पता रहे कि मेरे को पास तो होना ही है, इतना तो पढ़ना ही है कम से कम। गलत बात है ये। राशि बता। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी क्या बचा? बेस। अब बता, ये अच्छी बात है ऐसे पढ़ना कि हमें यही ना पता हो, खुद सोच। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा? कौन सी रेशो बनेगी राशि? टेन थीटा, यानी 1045 डिग्री। काम को बेटा कभी भी मजाक नहीं लेते, क्योंकि आप पढ़ने आते हो, ये टाइम पूरा का पूरा ऐसे ही खत्म हो जाता है। इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? नहीं पढ़ोगे फिर क्या शरारत, क्या कुछ, आप तो बिल्कुल बेकार इंसान हो। दिस इंप्लाइज बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। ए बी हमारे पास x हो गया 1045 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या ये वैल्यू सही निकली है? आ गई ना? अब अगली निकालते हैं। अब अगली ट्राइंगल हम कौन सी यूज करेंगे? एबीडी। इन ट्राइंगल एबीडी रेशो कौन सी यूज करने वाले हैं? बीडी अपॉन ए बी। क्योंकि हम यहां रेशो नहीं लेंगे। हाइपोटेन्यूज का हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एक तो उसमें कुछ गिवन नहीं है, समझ गए? ये ध्यान रखना है कि दिमाग में आ रहा हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं यूज कर लेते। हाइपोटेन्यूज में कुछ गिवन नहीं है ना, उसे हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेंथ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस भी पूछ सकता है, यूज सारा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी निकाले नहीं हमने हाइपोटेन्यूज वगैरह की, लेंथ ऑफ लेटर बता दो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर पूछ ले, तो हमें तो यही निकालना पड़ेगा ना हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब कितना आया? ए बी अपॉन बी डी कौन सी रेशियो बनी? टेन थीटा ही बनी। 1060। रितिका 1060 की वैल्यू कितनी? √3। बीडी को क्या लिख सकते हैं बेटा? h+20 लिख सकते हैं, अपॉन x लिख सकते हैं, और 1060 हो गया √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू √3। दिस इंप्लाइज h+20 is equal to 20 √3. This implies h is equal to 20 √3 माइनस 20। अब 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चेक, ठीक रहता है बेटा, नहीं यूं मत छोड़ो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो अच्छा रहता है। देखो आ रहा है आंसर, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले कोई 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सेम क्वेश्चन है ये, जैसे ये है ना, ऐसा ही ये है। यहां पे क्या हो गया? एक स्टैंड हो गया पेडेस्टल, उसके ऊपर स्टैचू हो गया। ठीक है, यहां पे क्या था? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी, उसके ऊपर क्या था? एक ट्रांसमिशन टावर था। तो जो ट्रांसमिशन टावर है वो एज अ स्टैचू हो गया, और जो बिल्डिंग है वो एज अ पेडेस्टल हो गई। ठीक है ना, पेडेस्टल स्टैंड। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखो अब इसमें क्वेश्चन उल्टा दे दिया गया है, यहां एच निकलवाया था, बिल्डिंग की हाइट थी, अब वहां पे क्या दे रखा है, स्टैच्यू दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं पहले, और इस एक पेडेस्टल बनाते हैं, इसके ऊपर एक स्टैच्यू लगाते हैं, ये मान लो पॉइंट हो गया, ये स्टैच्यू हो गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है P, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यहां से हम टॉप ऑफ द स्टैच्यू को देखते हैं, लाइन ऑफ साइट बन गई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसी सेम पॉइंट से बेटा हम टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देख रहे हैं, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी बॉटम ऑफ द स्टैच्यू, यही है ना, तो इस पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं। तो अब जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास, पी लीजिए बेटा, वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। और हाइट ऑफ द स्टैच्यू कितना है 1.6 मीटर, कितना है 1.6 मीटर, इसको नाम दे देते हैं A B C। अब ये आ गया हमारा 1.6 मीटर, और हमें हाइट किसकी निकालनी है, पेडेस्टल की, इसको H मान लेता हूं। अब देखो ये हमारे पास X हो गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ना तो डायरेक्ट X निकल सकता है ना डायरेक्ट H निकल सकता है। ध्यान से देखो, कब डायरेक्ट निकलता है, जब प्रॉपर एक लेंथ ऑफ साइड गिवन हो, एंगल गिवन हो, और जो मर्जी मिसिंग गिवन हो, तब आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, जैसे ये वाला था। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, 1.6 मीटर है, तो एक राइट ट्राइंगल का पार्ट है, ना कि पूरी की पूरी लेंथ है, तो यानी कुछ हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमारा फोकस कहां होना चाहिए, वेरिएबल में पहले हम एक रिलेशन एग्जिस्ट करवाते हैं। वेरिएबल में क्या करते हैं, रिलेशन। तो मैं कौन सी ट्राइंगल लूं भाई, इन ट्राइंगल PCB ले लेते हैं, है ना, पहले PCB ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। PCB में हमारे पास हो गया BC अपॉन PC। प्रिंस कौन सा रेशियो बनेगा, हाँ जल्दी बताओ, P अपॉन 10 बनेगा, तो कितना आ गया 10 45 डिग्री। तो BC इज H, PC is X, 10 45 1, this implies H is equal to X relation number 1। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इन ट्राइंगल ACP, किसमें आ गए ACP। ACP की बात करें तो AC अपॉन CP या PC कितना बनेगा, फिर से बनेगा 10 60 डिग्री, ठीक है ना। अब 10 60 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। 10 से AC की वैल्यू कितनी हो गई, AB प्लस BC यानी 1.6 प्लस H, और ये कितना हो गया X, और 10 60 डिग्री √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 1.6 प्लस H इज इक्वल टू X √3। अब देखो हमें X तो फाइंड आउट करना नहीं है, तो मैं वेरिएबल X को इन टर्म्स ऑफ H चेंज करूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं, डायरेक्ट ही निकल के आ जाए। यूज होगा बेटा, यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। अब एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको करने हैं, बुकलेट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड। अभी 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H इज इक्वल टू H √3 लिख दूं, चलेगा, समझ में आ रहा है सबको। दिस इंप्लाइज 1.6 इज इक्वल टू
1.6 इज इक्वल टू h√3 माइनस h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. वॉट अबाउट h? 1.6 इंटू अपॉन √3 माइनस 1. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है. अब इसको कर लेते हैं हम रैशनलाइज. अगर रैशनलाइज करूं तो ये बन गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1. डिनोमिनेटर में सीधे लिख दूं, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. किसी को दिक्कत तो नहीं है. 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3 माइनस 1, जो कि हमें क्या देगा 2. ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल. कुछ नहीं करना बेटा, √3 की जब वैल्यू दे तो करना है, नहीं तो नहीं करना. समझ गए? ठीक है, क्या चाहिए तो रख देते √3 की वैल्यू. ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है भाई? रुक जा, अभी ठीक है. ये क्वेश्चन बता, पूछने वाला है कि सर √3 की वैल्यू देते तो क्या होगा, ये बता दे. इतनी बार हम कर चुके हैं. देगा तो करनी पड़ेगी ना. √3 प्लस 1 मीटर. ये हो गया खत्म. चलो जल्दी से नोट करो. क्वेश्चन नंबर 9 समझो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें दोनों की हाइट कंपैरिजन सीखनी है आपको. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें यह बात आपको क्वेश्चन को पढ़ने पर नहीं पता चलती है कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है. कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें, एलिवेशन है ही नहीं. कह रहा फुट, एक के फुट से दूसरे के टॉप को देख रहे हो और दूसरे के फुट से उसके टॉप को देख रहे हो, तो कंपेयर कैसे होगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं बड़ी है. ठीक है ना, है ना. अब इसको समझाता हूं, इसको इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं. देखो बेटा, ये मान लो हमारे पास डिस्टेंस हो गया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया. मैं यहां पे 2 पॉइंट ले रहा हूं. जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में उतार लेना. ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया. 2 पॉइंट हो गए हमारे पास. ठीक है, अब मान लो यहां पर टावर है. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और यहां पर बिल्डिंग है. ये सिर्फ समझने के लिए, यहां पे टावर और यहां पर बिल्डिंग. ठीक है ना. अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या कहता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. कह रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एलिवेशन मिलता है, 30 डिग्री का एलिवेशन मिलता है. मान लो ये जो लेंथ है 100 मीटर है, तो यहां से आप 100 मीटर पीछे आए और फिर आपने देखा कितने डिग्री का एंगल मिला, 30 डिग्री का एंगल मिला. ठीक है ना. अब अगर आप, अगला क्या कहता है बेटा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. अब क्या हो गया, फुट ऑफ द बिल्डिंग से अभी आप कितनी दूर चल के आए हो, फिर से 100 मीटर ही चल के आए हो, और आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हो, कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है. किसका एंगल बड़ा है, टावर वाले का एंगल बड़ा है. सेम डिस्टेंस से 100 मीटर से ही टावर को देख रहे हो. अब ऐसे समझो, 100 मीटर से टावर को देख रहे हो तो 60 डिग्री,
100 मीटर से बिल्डिंग को देख रहे हो तो 30 डिग्री, तो कौन सी चीज बड़ी हुई? टावर बड़ा हुआ। समझ गए? अब क्लियर हो गया? तो जब कभी ऐसे कंफ्यूजन आए, इसको, इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल किया जाता है, तो हमें पता चलता है कौन सी चीज लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। ठीक है ना? चलें अब देखो, अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो ये हमारे पास हो गया बेटा टावर, और ये हमारे पास हो गई बिल्डिंग। ठीक है? टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। कैसे, कौन सा लार्जर हुआ? ज्योति समझ में आया? कैसे हमने चेक किया कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है? सबको क्लियर है या अभी कुछ और डाउट है? समझ में आ रहा है? हम यहां पर खड़े थे, बिल्डिंग को देख रहे थे, 30 डिग्री का एंगल मिला, यानी बॉटम से। फिर हम गए बिल्डिंग के बॉटम पर और टावर के टॉप को देखा। इसका मतलब डिस्टेंस तो 100 मीटर का ही है ना, 100 मीटर से देख रहे हैं हम। तो 100 मीटर से किसी चीज को देखते हो एंगल छोटा मिल रहा है, और उसी 100 मीटर से आप दूसरी चीज को देखते हो एंगल बड़ा मिल रहा है। तो बड़ी चीज कौन सी हो गई? जिसका एंगल बड़ा है। ठीक है ना? इसके बाद बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर कितना है? 50 मीटर हाई है, और मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ए बी, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये बेटा 50 मीटर हाई हो गया, और इसकी हाइट मुझे बतानी है। दोनों में कॉमन साइड कौन सी काम कर रही है? ए बी। अगर बेटा ट्राइंगल कौन सी यूज करूंगा? एक तो ये राइट ट्राइंगल है, करेक्ट है, और दूसरी राइट ट्राइंगल ये वाली है। एंगल अलग अलग देखे जाएंगे दोनों के। तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्राइंगल में आऊंगा? इन ट्राइंगल ए बी डी। पहले ए बी डी ले लेते हैं, सीधी वैल्यू निकलेगी। ये 100 हटा दे रहा हूं, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया था। ठीक है ना? एक्स ऐसे कर लेते हैं, ए बी निकाल के ए बी यूज कर लेते हैं। ठीक है? तो इन ट्राइंगल दिस वन बेटा ए डी अपॉन ए बी, कौन सी रेशियो बनी? 1060। ए बी की, ए डी की वैल्यू कितनी है? 50। ए बी एज इट इज 1060 कितना हो गया? √3। व्हाट अबाउट ए बी? ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। क्या ये वैल्यू ठीक है? अगर पूछता डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग, तो इसको रैशनलाइज करके हम निकाल देते। ऐसा पूछा है? चेक कर जरा। हाँ, क्या चाहिए बच्चे? बाद में कर लेंगे रैशनलाइज, वो कैलकुलेशन के बाद कर लेते हैं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है हमें? इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की बात करूं तो BC अपॉन AB कितना बन गया? 1030 डिग्री। BC इज H, AB इज AB ही रहने दो अभी, और 1030 डिग्री कितना हो गया? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो H√3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? AB। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 50 अपॉन √3। इसलिए रैशनलाइज नहीं किया था, √3 नीचे गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। 50/3 मीटर। शायद ऐसे ही छोड़ा हुआ, चेक करो आंसर। देखना बेटा, 16 एंड 2/3। हाँ, तो 16 3 48, मिक्स फ्रैक्शन कर दी, +2, 50/3। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। इसको अगर डिवाइड कर लोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 16 एंड 2/3 मीटर। लेकिन अगर पेपर में हो ना तो इसको डेसिमल में कर देना। ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। करेक्ट, समझ गए? अगला बताओ। 9th के बाद 10th भी है, और फिर 15 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्वेश्चन कहता है बेटा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, यानी अपोजिट साइड ऑफ द रोड इज 80 मीटर वाइड,
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the two poles. ठीक है ना? तो ये बना लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये हमारी रोड हो गई। कितने मीटर वाइड है ये रोड? 100 मीटर या 80 मीटर? 80 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, दो टावर हैं यहां पर इक्वल हाइट के, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड या बिटवीन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो वैसे तो पॉइंट कहीं भी ले सकते, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन एक अच्छे बच्चे की पहचान ये है कि आप पॉइंट को ऐसा शो करो कि 60 और 90 नजर आए, जैसे मैंने पॉइंट पी को नजदीक लिया है। ठीक है, अब यहां से इस टावर के टॉप को देखूंगा तो बताओ कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? वेरी गुड। और यहां से देखूं तो, समझ गए? अगर ऐसा बनाया तुरंत समझ जाएगा किसको नॉलेज है बच्चे को, इसलिए फिगर ऐसी बना रहा है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट? कैसे? हाँ, अगर इस पोल के पास बना दो तो नहीं, देखो जैसे डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है तो ये समझ जाओ उधर 30 मार्क करना है, जिधर आप ज्यादा डिस्टेंस लोगे। वैसे तो कहीं बना दो, कोई नंबर नहीं काट सकता इसके, क्योंकि ये रफ फिगर होती है, लेकिन बनाओगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई करी है इसने। ठीक है ना? तो कितने डिग्री आ गया ये? 60 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। है ना? पढ़ना पढ़ना इंटरेस्ट से होना चाहिए ना, कि मजा आ रहा है भाई। 30 डिग्री। ठीक, ए बी सी, और ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना? अब हमें हाइट निकालना है दोनों की, और क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल। हाइट बेटा h मान लेता हूं, इसकी भी हाइट क्या हो गई? h हो गई। इसको अगर पहले डिस्टेंस को x मानता हूं तो दूसरा कोई बता सकता है पीबी कितना होगा? वेरी गुड, 80 माइनस एक्स। ज्यादा वेरिएबल नहीं यूज करने चाहिए, जैसे इसको y ले लो तब भी हो जाएगा, बट क्या जरूरत है जब 80 माइनस एक्स से काम चल रहा है तो। ठीक है ना? अब दो चीजें निकालनी है, एक h निकालना है और एक x निकालना, सॉरी। तो अब ट्राइंगल कौन कौन सी यूज करेंगे? इसमें कोई भी ऐसी लेंथ नहीं है बेटा जो कि डायरेक्ट मुझे कोई वैल्यू देगी, है ना? ऐसी है कोई लेंथ? नहीं है ऐसी जो डायरेक्ट कोई साइड निकलवा दे। तो यानी कौन सा तरीका हो गया? पहले वेरिएबल को हमें लिंक करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल एडीपी आ गए, हमारे पास आ गया एडी अपॉन एपी। तो बताओ ज्योति अब कौन सी रेशियो बनी? एडी अपॉन एपी। बता, अब तो सीख गई होगी। हाँ अब तो सीख गई होगी, हाँ ना क्या है बता जल्दी। कौन सी रेशियो बन रही है? एडी क्या है, एपी क्या है, ये बता। एडी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, क्या है? तीन ही तो होते हैं। कौन सा खानदान देखना है जल्दी बता। हाँ परपेंडिकुलर। और एपी क्या है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना। कौन सी रेशियो होती है जल्दी बता? 10। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, कम से कम, है ना? समझ गए? हो गया। पीबीपी एच एच बी, इतना भी नहीं याद हो पा रहा है तो कैसे चलेगा? कितना बन गया? नेक्स्ट आ गया 1060 डिग्री के लिए एच अपॉन एक्स। कितना बना? 1060। 1060 1060 हो गया √3। काम कर ले। अच्छा, h इज इक्वल टू कितना हो गया? x√3। h कितना आ गया? x√3। ठीक है ना? ये रिलेशन आ गया हमारे पास।
आगे चलते हैं, इसको हटा रहा हूं। अब कौन सी ट्राइंगल यूज करनी चाहिए हमें? इन ट्राइंगल पीबीसी, इन ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी में आ गए बेटा बीसी अपॉन पीबी, क्या रेशियो बनी? सेम बनी, 10-30 डिग्री। बीसी हमारा एच हो गया, पीबी कितना आ गया? 80 माइनस एक्स, और 10√3 कितना हो गया? 1/√3। सॉरी 10-30 डिग्री 1/√3, ये आ गया h√3, 80 माइनस एक्स। तो सीधा h को रिप्लेस करना ज्यादा बेहतर है, x√3 यहां रख देते हैं। h की जगह आ गया हमारे पास x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 इंटू √3 बेटा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। x को लेफ्ट पर ले आए 4x, 80, x कितना आ गया? 20 मीटर। x कितना आ गया? 20 मीटर। क्लियर है? तो डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल इज 20 मीटर। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल हो गया बेटा 20 मीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल एट्टी में से 20 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 60 मीटर। दोनों डिस्टेंसेस आ गए। एंड हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा बच्चों? जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में पुट कर देते हैं, है ना? h इज इक्वल टू 20√3। तो हाइट ऑफ द पोल हाइट ऑफ द पोल्स कितना है? x√3 20√3 मीटर। तो जितने क्वेश्चन उसने पूछे थे सारे आंसर हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, 12th करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो पहले हम बेटा हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं और 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं एक। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इसका मतलब टावर लार्जर है। इसके बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे क्या बन रहा है? एलिवेशन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टावर की हाइट ज्यादा है किससे? बिल्डिंग की हाइट से। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? ये रहा हमारे पास टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा टॉप ऑफ द टावर। इनके बीच में क्या बना? लाइन ऑफ साइट बनी। अब क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा यहां से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है? 30, ये 60 का मिल रहा है। ठीक है, और इसी सेम पॉइंट से हम क्या देखते हैं? टावर के फुट को। वेरी गुड, ये रहा आपका पॉइंट जहां से आप देख रहे हो, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। तो आप कौन सा एंगल बन रहा है? डिप्रेशन। तो इस पॉइंट से बेटा दोबारा हॉरिजॉन्टल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो वही हॉरिजॉन्टल काम करेगी। कितने डिग्री का एंगल है? जल्दी बता। 45 है, 45 डिग्री का एंगल है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। विड्थ भी बोलना है? नहीं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर सिर्फ है। ये हो गया हमारे पास बेटा ए बी सी डी, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ई। तो ट्राइंगल कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? देखो, ये वाली ट्राइंगल भी यूज कर सकते हो, ये वाली ट्राइंगल भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूं 90,
इसको मान लेता हूं x, सही है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, करेक्ट है। अगर पूरी हाइट बच्चे h मान लूं तो टावर की h-7, वेरी गुड। क्या क्लियर है सबको अब बातें? मैं हमेशा वेरिएबल में पूरा का पूरा चेंज कर देता हूं, है ना, करेक्ट है ना। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं ट्राइंगल यूज कर रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी ई। कौन से ट्राइंगल में आ रहा हूं, ए बी ई। ए बी ई की बात करें तो ए ई अपॉन ए बी, कौन सी रेशियो बन गई, 1045 डिग्री। ए ई इज 7, ए बी इज x, 1045 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है ना। अगर वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू, तो हमारे पास 7 मीटर वो डिस्टेंस आ चुका है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल लेनी चाहिए, डी सी ई, ये 90 डिग्री है ना, लेनी चाहिए। फिर अब आप आ गए डी सी अपॉन ई सी, कौन सी रेशियो बनी, 1060 डिग्री। डीसी को क्या लिख सकते हो, h-7, ईसी को क्या लिख सकते हो, x यानी 7, 1060 डिग्री √3, h-7 इज इक्वल टू 7√3। वॉट अबाउट h, 7√3 प्लस 7, 7 को कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। इजी क्वेश्चन है ना, हो गया डन। अगली प्रॉब्लम बच्चों, कितना टाइम हो गया, अरे अभी तो 7 ही बज रहे हैं, बता। साइंस की क्लास बोली ना सर ने 7:15 बजे से है, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? कोई बात नहीं, अभी सर की दूसरी क्लास नहीं खत्म हुई होगी, चिंता मत करो। चलो जी, अगली प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम खत्म हुई है 12, 13 तो नहीं है, 14, पहले हम 15 कर लेते हैं, 15 ज्यादा समस्या देगा, ठीक है ना। 14 तो तुम लोग कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. सही है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर कितनी दूर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है ये हम बना लेते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो गया हमारे पास एक टावर, और इस टावर की तरफ एक कार लगातार उसके फुट की तरफ आ रही है, ठीक है ना, समझ गए। देखो, अ कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फुट ऑफ द टावर, यही कह रहा है ना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या बोल रहा है कि एक कार लगातार फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, ये 90 डिग्री हो गया। एक आदमी इसके टॉप से उस कार को ऑब्जर्व करता है, तो सबसे पहले जब कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, क्योंकि दूर थी पहले।
अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो यहां मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए इस पॉइंट से, तो ये डिप्रेशन लाइन हमने बना दी, है ना। लाइन ऑफ साइट कितने डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री का। कह रहा 6 सेकंड के बाद, यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कांस्टेंट स्पीड है, 6 सेकंड के बाद मान लो कार इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई। कह रहा फिर उसने ऑब्जर्व किया कार को, तो कह रहा अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो कहता है बताओ इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कुल कितना समय लगेगा? अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री बनने में 6 सेकंड लग रहा है, तो इस मतलब 60 डिग्री से 90 डिग्री बनने में कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये अब हमारे पास आ गया 60 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आ जाते हैं बेटा, अगर ये 630 तो ये कितना होगा? 30। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबको याद है, वो 60 तो ये भी कितना हो गया? 60। ये आ गया हमारे पास ए, बी, सी और डी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले कार पॉइंट डी पर थी, जब उसने पॉइंट ए से डी को ऑब्जर्व किया तो 30 डिग्री का एंगल। 6 सेकंड के बाद, अब ध्यान से समझो, यहां पे टाइम की बात की जा रही है और टाइम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या चाहिए? ये है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। या तो डिस्टेंस होता तो काम चलता, या हाइट होती तो काम चलता। तो यहां तो इसने टाइम दे दिया। अब टाइम से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि मैं डिस्टेंस बता सकूं कि भाई ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ना। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर कार की स्पीड दे देता तो क्या आसान नहीं हो जाता? अगर कार मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर देती? बताओ। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर देती? स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब अगर स्पीड हो तो काम होगा, तो स्पीड तो है नहीं, तो हम स्पीड को लेट कर लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो कांस्टेंट है वो। लेट द स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम 6x मीटर, है ना। तो ये कितना हो गया? 6x। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? 6 सेकंड बेटा हमारे पास था टाइम, समझ गया? स्पीड इनटू टाइम, सबको फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, इतनी तो साइंस पढ़ी ली होगी। हाइट h और इसको मैं मान लेता हूं y। अगर मुझे ये y पता चल जाए तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस पता चल गया। स्पीड मेरे पास है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेन काम रह गया y निकालना। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, जितना ये लग रहा है उतना ये नहीं है। अब आ गए हम इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या बोलोगे? ए बी अपॉन बी सी। क्या रेशियो बनी? 10 60 डिग्री। ए बी इज एच, बी सी इज वाई, 10 60 √3। तो एच कितना आ गया बेटा? वाई √3 हमारा एच आ गया। क्लियर बात? अब चलते हैं आगे। अगली ट्राइंगल कौन सी भव्य यूज होनी चाहिए? भाग्य। एबीडी। इन ट्राइंगल एबीडी। एबीडी की बात करें तो ये आ गया ए बी अपॉन बी डी। कौन सी रेशियो बनेगी? 10 30 डिग्री। ए बी बेटा एच, बी डी कितना हो गया? शाबाश। और इधर कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो करेक्ट है। अब क्या करना चाहिए हमें? y की वैल्यू निकाल चुके हैं, h की पुट करते हैं ना, क्योंकि y तो हमें निकालना ही है ना। ये रहा हमारा रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1, है ना।
अब अगर मैं 1 से इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास आ गया y√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, y प्लस 6x, √3 इंटू √3 3y इज इक्वल टू y प्लस 6x। y को यहां ले आओ, लिख दूं सीधे ना, 2y चलेगा। y कितना आ गया, ये सब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्लियर है ना, वो डिवाइड हो गया, सब आ गया होगा अब तो तुम लोगों को। अब क्या निकालना है मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बेटा 3x, स्पीड कितनी है x, कट के कितना आ गया 3 सेकेंड फ्रॉम पॉइंट C टू B, फ्रॉम पॉइंट C टू B। अगर टोटल टाइम पूछ ले तो 9 सेकेंड। वेरी गुड, समझ गए। ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको करने हैं इस तरीके से। डन हो गया, नोट कर लो जल्दी।